हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे। हम लोग 1.1 प्रश्नावली है। 1.1 1.1 में क्या है बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो भी नियम का उपयोग हुआ है उसके गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो सबसे पहला जो लेसन है उसका नाम है रेशनल नंबर। प्रश्नावली 1.1 8 क्लास का जो पहला अध्याय है उसका नाम है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ना कि वैसी संख्या, यहाँ पर लिखा गया है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या लिखा है, ऐसी संख्या, हम लोग यहाँ से देखेंगे, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर आगे क्या दिया है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जो P है और जो Q है वह क्या है, पूर्णांक है। और बोला है तो Q इक्वल नॉट जीरो, Q इक्वल नॉट जीरो है। Q इक्वल नॉट जीरो का मतलब क्या होता है कि Q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे बोला ना कि P/Q के रूप में आप लोग लिखेंगे P/Q, तो P/Q के रूप में हो, लेकिन यहाँ पर दिया है ना कि Q इक्वल नॉट जीरो। इसका मतलब होता है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। P जो लिखा है ना ऊपर वाला, इसको बोला जाता है अंश, ठीक है, इसको अंश बोला जाता है। और जो नीचे दिया है ना यहाँ पे Q, इसको बोला जाता है हर। तो जो हर है ना, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में क्या दिया है, जीरो, जीरो जो है ये क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। -5, -5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है 3/5, तो 3/5 में क्या है, परिमेय संख्या है। और -7 बटा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह सभी जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे 0, -5, 3/5, -7/12। अब हम लोग जाने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग जो पहला गुणधर्म है, जो पहला रूल है, उस रूल को हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला नियम है वह है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय। हम लोग जानेंगे कि यह क्रम विनिमय क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे हम एक कोई पूर्ण संख्या हम लोग लेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 5 और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस एक और कोई पूर्ण संख्या लेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिख दिए 3, तो एक पूर्ण संख्या हम लोग क्या लिए, एक पूर्ण संख्या हम लोग लिए 5 और एक पूर्ण संख्या क्या लिए 3। और दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। तो यहाँ पे दोनों पूर्ण संख्या का जब योगफल ज्ञात किए तो योगफल कितना आया, 8। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पूर्ण संख्या लिखे हैं इसके क्रम को चेंज करते हैं, यानी कि 3 को पहले ला देते हैं और 5 को बाद में कर देते हैं और फिर इसका योगफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 3 और 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी दो पूर्ण संख्या लेंगे
और उसका योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर उस पूर्ण संख्या के क्रम को चेंज करेंगे, मतलब जो पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बाद में लिखा गया है, इसको यहाँ पे पहले कर दिए और यहाँ पे जो 5 है उसको बाद में कर दिए, और योगफल फिर करने पर उसके क्रम को चेंज करने पर योगफल क्या आया, योगफल एक समान आया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का जो क्रम विनिमय नियम है वह क्या है, सत्य है। दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, सत्य है। अगर कोई भी हम लोग दो पूर्ण संख्या लेंगे और उसका योगफल निकालेंगे तो जो योगफल आएगा फिर उस अंक को हम लोग उसके क्रम को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई और, जैसे यहाँ पर लिख दिए 8, यहाँ पर लिख दिए 2, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे इसके क्रम को चेंज करते हैं, 2 को पहले कर देते हैं, 8 को बाद में कर देते हैं, तो फिर क्या आने वाला है, फिर 10 ही आने वाला है। योगफल कितना आने वाला है, 10। तो हम लोग देखें कि जब इसके क्रम को हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो भी आंसर जो है एक समान आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, सत्य है। तो हम लोग सीख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमयता। और इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग देखें जोड़, क्रम विनिमयता का जोड़, जो कि क्या है, जो कि सत्य है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका घटाव, जो कम्यूटेटिव लॉ है। तो इसका हम लोग जोड़ देखें तो क्या, अगर हम लोग दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उसको घटाते हैं, उसके क्रम को फिर घटाते हैं, तो क्या आंसर एक समान आ रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे कि 7, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और हम घटाते हैं इसको, तो 7 में से 3 जाएगा, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 3 को पहले कर देते हैं माइनस 7 को बाद में करते हैं, इसके क्रम को चेंज कर दिए, जो पहले था उसको बाद में यहाँ पर लिख दिए और जो बाद में था उसको पहले। अब जो है हम लोग घटा के चेक करेंगे, तो 3 के पहले प्लस है और 7 के पहले क्या है, माइनस है। तो घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। 7 के पहले माइनस है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे, माइनस। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आया, ऊपर 4 है और नीचे क्या है, -4 है, मतलब एक समान नहीं है। तो क्रम विनिमयता का जो घटाव है क्रम विनिमय का, वह क्या होगा, वह हो जाएगा असत्य। अगर एक समान रहेगा तो हम लोग बोलेंगे सत्य है, और एक समान नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, असत्य है। तो जो क्रम विनिमयता का जो घटाव है वह क्या है, असत्य। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसका जो गुना है वह सत्य है या असत्य है। यहाँ पे हम कोई पूर्ण संख्या लिख देते हैं, जैसे कि 3 लिख दिए, एक और कोई पूर्ण संख्या हम लिख देते हैं जैसे कि 5 लिख दीजिए, और गुना करेंगे तो जब 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रम को चेंज करते हैं, जो 5 है ना इसको पहले कर देते हैं, गुना जो 3 है उसको बाद में लिख देते हैं, और गुना करके चेक कर रहे हैं कि क्या गुणनफल एक समान आ रहा है। और 5 में 3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो गुणनफल आया वह एक समान है, और जब गुणनफल एक समान होगा तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा सत्य। यानी कि क्रम विनिमय का जो गुना होता है वह क्या होता है, सत्य। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या है, सत्य है। मतलब दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या है, सत्य है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका भाग। यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लिख दिए 6, उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं 4, 6/4। अब जब भाग करेंगे तो ऊपर 6 है और नीचे क्या है, 4 है, तो विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6
और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंक को जो 4 यहाँ पर है इसको पहले कर देते हैं 4, भाग का चिन्ह देंगे और 6 को बाद में कर देते हैं। और जब हम लोग बनाएंगे तो 4 और नीचे क्या लिखेंगे 6, विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो भाग है इसमें जो यहाँ पे जो आंसर आया है दोनों एक समान नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि भाग के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, भाग के लिए क्या है, यह जो है असत्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य। तो हम लोग क्या देखिए, हम लोग देखिए कम्यूटेटिव लॉ जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमय, तो हम लोग उसका जोड़ देखें, उसका घटाव देखें, गुना देखें और भाग देखें। हम लोग देखें कि जो जोड़ है वह जो है वह नियम क्या है, सत्य है। घटाव के लिए नियम क्या है, असत्य है। घटाव के लिए नियम क्या है, असत्य है। गुना के लिए यह नियम क्या है, सत्य है। और भाग के लिए यह नियम क्या है, यह असत्य है। अब हम लोग दूसरा नंबर रूल देखेंगे। दूसरा नंबर रूल क्या है, दूसरा नंबर रूल है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है साहचर्यता। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, साहचर्यता, या इसको हम लोग बोलेंगे सहचारिता। यह क्या होता है हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, एक पूर्ण संख्या ले लिए 2, एक पूर्ण संख्या ले लिए 3 और एक और कोई पूर्ण संख्या ले देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 7। 3 पूर्ण संख्या लिए हम, और इसमें क्या किए कि किसी भी हम 2 अंक को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देते। जैसे यहाँ पे 2 और 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिए और इसका अब योगफल ज्ञात करेंगे। तो जो ब्रैकेट में 2 और 3 है इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है इस प्लस को लिखेंगे, प्लस के बाद में क्या है 7 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 क्या होगा 12। तो जब 12 आया, फिर इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 + 3 + 7। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, बराबर का चिन्ह देते हैं। यहाँ पे 2 है तो क्या लिख देंगे 2 प्लस जो ब्रैकेट में है ना इसको जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना होता है 10। और जब दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग देखें कि साहचर्य नियम में, और साहचर्य जो नियम होता है ना 3 पूर्ण संख्याओं के लिए होता है। तो हम कोई 3 पूर्ण संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी लेकर चेक कर सकते हैं और परिमेय संख्या भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता जो है वह सत्य है। 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का जो साहचर्यता है वो क्या है, सत्य है। हम लोग कोई भी 3 अगर पूर्ण संख्या लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सत्य है, ठीक है। हम लोग कोई भी 3 पूर्ण संख्या लेंगे और उसका योगफल ज्ञात करेंगे और किसी भी 2 अंक को ब्रैकेट में रख देंगे, तो योगफल जो आएगा फिर नीचे वाला में लाइन में, या फिर उसी अंक को किसी भी 2 अंक को अगर हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे तो फिर योगफल एक समान आने वाला है। तो यह जो नियम क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। और जोड़ के लिए यह नियम क्या होता है, जोड़ के लिए नियम सत्य होता है। तो हम लोग देखेंगे घटाव कि क्या घटाने पर यह नियम सत्य है, क्या जो योग का जो साहचर्यता यहाँ पे सत्य है, क्या वो घटाव के लिए साहचर्यता सत्य है या असत्य होगा, हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोई 3 पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे हम लिख दिए 8 -2 और -3, और इसमें से किसी भी 2 अंक को हम लोग ब्रैकेट में कर देते, जैसे यहाँ पे 8 और 2 को कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा
6। यहाँ पे माइनस है 3 के पहले तो माइनस लिखेंगे, और 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे, ये 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे फिर उसी अंक को लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 8 -2, फिर लिखते हैं -3, और इसमें अब ये दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं, और अब घटाएंगे। ये 8 यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे, बराबर को उधर 8 लिखेंगे। ये माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। ये जो ब्रैकेट में रखा है ना, इसी को हम लोग हटाएंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो 3 के पहले माइनस है तो 3 में से 2 जाएगा तो -1, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो हम लोग देखें यहाँ पे दोनों जो आंसर है वह एक समान नहीं है। तो कह सकते हैं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए घटाव का साहचर्यता क्या है, सत्य नहीं है। 3 पूर्ण संख्याओं के लिए घटाव का जो साहचर्यता है वह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह जो है वह है असत्य। तो हम बोलेंगे यह क्या है, यह असत्य है। अब हम लोग देखेंगे गुणा, कि क्या गुणा करने पर यह सत्य है। कोई भी हम लोग 3 पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे लिख दिए 3 गुना 2 गुना लिख दिए 4, और किसी भी 2 अंक को यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 को ब्रैकेट में कर दिए, 3 और 2 को। अब दोनों का गुना करेंगे आपस में, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिख देते 6। यहाँ पे गुना है, इस गुना के चिन्ह को देंगे, और गुना के बाद में क्या है, 4 है। और जब गुना करेंगे 6 में 4 से तो 6 चौका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 चौका 24। अब हम लोग इसी अंक को यहाँ पे उतारेंगे नीचे, फिर 3 गुना 2 गुना फिर क्या लिखेंगे, 4, और इसमें से किसी 2 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, जैसे 2 और 4 को हम बंद कर दिए। अब 3 बच गया तो लिखेंगे 3 गुना, जो ब्रैकेट में है इसका गुना करेंगे, 2 चौका क्या होता है, 8। अब 3 में जब 8 से गुना करेंगे तो 3 और 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आया वो सेम है, एक समान है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की साहचर्यता सत्य है। कोई भी 3 पूर्ण संख्या है तो उसके लिए जो गुणन की साहचर्यता है वह क्या है, तो वह जो है सत्य है। तो लिखेंगे यह क्या है, सत्य है। कोई भी 3 पूर्ण संख्या लेंगे तो वह गुणन के लिए क्या है, वह गुणन की साहचर्यता के लिए वह सत्य है। अब लास्ट नंबर इसका हम लोग देखेंगे भाग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए, कोई भी 3 पूर्ण संख्या हम लोग ले सकते हैं। जैसे 4 ले लिए भाग, उसके बाद हम लिखते हैं 5, फिर भाग का चिन्ह देंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिखेंगे 8। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसी भी 2 अंक को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 को और 4 को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अच्छा, बराबर का चिन्ह देंगे तो 4 भाग 5 है, तो इस तरह लिख सकते हैं ना कि 4/5 भाग कितना है, 8 है। अब 4/5 है तो लिखेंगे 4/5, भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा, और अंक पलटेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 8 आ जाएगा नीचे। है 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4, और 5 में 8 से गुना करेंगे, 5 अट्ठे 40। विभाजित हो सकता है, कट सकता है, लेकिन इतना रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 4/40। अच्छा, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 4
भाग 5, ये भाग का चिन्ह देंगे हम लोग और लिखेंगे 8। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी दो को हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे, किसी दो को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पे 8 और 5 को हम रख देते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। ये 4 है तो क्या लिखेंगे 4, भाग का चिन्ह देंगे। ये 5/8 है तो लिख सकते हैं 5/8। भाग का मतलब बटा भी होता है, तो यहाँ पे 5 भागा क्या है 8 है। अब 4 है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और भाग बदलेगा गुना में, और जब भाग गुना में बदलता है तो अंक बदलेगा, ऊपर चला जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 5। अब हम लोग गुना करेंगे तो 4 में 8 से तो हो जाएगा 4 × 8 = 32, और नीचे कितना है 5 है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक आंसर आया 4/40, और यहाँ पे क्या आया 32/5। तो यहाँ पे दोनों एक समान नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह असत्य है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का साहचर्य सत्य नहीं है, भाग का साहचर्य सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह क्या है, यह जो है असत्य है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अगला नंबर रूल देखेंगे। अगला नंबर रूल क्या है, तीसरा नंबर रूल हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर रूल में लिखा गया है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है योज्य तत्समक। इसका मतलब होता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अभी हम कुछ पूर्ण संख्या सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या। जैसे हम एक पूर्ण संख्या ले लिए 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई पूर्णांक संख्या लिखेंगे, कोई पूर्णांक संख्या। जैसे हम यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या लिख दिए 5, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई जो है परिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे हम लिख दिए परिमेय संख्या 3/7। यहाँ पे हम 3 अंक लिए हैं, एक है 3, वह एक पूर्ण संख्या है, एक लिए पूर्णांक -5, और एक लिए परिमेय संख्या 3/7। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या में 0 को जोड़ते हैं। जैसे 3 में हम लोग क्या करेंगे 0 जोड़ देते हैं। तो जब 0 जोड़ेंगे तो 3 और 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस पूर्णांक में जो -5 है इसमें हम लोग 0 जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा -5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है -5 आने वाला है। अब इस 3/7 में हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो क्या आने वाला है, तो भी आएगा 3/7। हम लोग देखें कि एक पूर्ण संख्या लिए, एक पूर्णांक लिए और एक परिमेय संख्या, तीनों में हम लोग 0 जोड़ के देखें तो योगफल सेम वही संख्या प्राप्त हो रहा है। मतलब जिस संख्या में 0 को जोड़ रहे हैं वही संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए 0 एक क्या है योज्य तत्समक है। किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब 0 जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। कोई पूर्ण संख्या हो या कोई पूर्णांक संख्या हो या कोई परिमेय संख्या हो, जब उसमें 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं के योग के लिए 0 क्या है, 0 एक योज्य तत्समक है। 0 क्या है, एक योज्य तत्समक है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 3 + 0, तो यह कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो यह जो है योज्य तत्समक नियम का पालन कर रहा है। क्योंकि योज्य तत्समक नियम क्या होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्णांक संख्या और किसी भी परिमेय संख्या में जब 0 जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। लास्ट नंबर रूल हम लोग देखेंगे। लास्ट नंबर रूल क्या है, वह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक पूर्ण संख्या लेंगे। जैसे कि हम लिख दिए एक पूर्ण संख्या, हम लिख दिए 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद कोई पूर्णांक संख्या लेंगे, जैसे हम लिख दिए -2। उसके बाद कोई परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे हम लिख दिए 5/7। और तीनों संख्या में तीनों जो अंक है, जैसे कि पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, इसमें 1 से हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे गुना 1। तो 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम क्या होगा 5। -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस से तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का। और उसी प्रकार 5/7 में जब 1 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 5/7। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पे 5 कौन संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल तो वही ना आ गया 5 ही आ गया। -2 में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल वही आ गया -2 ही आया। उसके बाद में क्या है 5/7 में 1 से गुना किए तो गुणनफल वही 5/7 ही आ गया। तो इस प्रकार एक क्या है गुणात्मक तत्समक है। जब किसी पूर्ण संख्या पूर्णांक तथा परिमेय में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार एक क्या है एक जो है एक गुणात्मक तत्समक है। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे 8/7 गुना यहाँ पर लिख दिए 1, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 8/7। और पूछा जाएगा कौन सा गुण का उपयोग हो रहा है कौन सा नियम का, तो बोलेंगे गुणात्मक तत्समक का उपयोग हो रहा है। जो है प्रश्नावली 1.1 के लिए यानी कि पाठ 1 के लिए जिसका नाम है रेशनल नंबर, उसका फर्स्ट क्लास था। और आज की क्लास में हम लोग केवल बेसिक चीज़ों को देखे हैं, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्रम विनिमयता का रूल क्या है, साचार्यता क्या है, योज्य तत्समक क्या है और गुणात्मक तत्समक क्या है। अगले अध्याय में अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।